दोस्तों आज हम बात करेंगे बीओसीडब्ल्यू एक्ट के बारे में कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996 जो है ये आखिर क्यों बनाया गया है और इसके अंदर किस किस तरीके के रेगुलेशंस, एक्ट, सेक्शंस, ये सारी चीजें इसके अंदर एप्लीकेबल हुई हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 8 मिलियन लोग काम करते हैं और ये क्षेत्र के अंदर किसी तरीके के रूल रेगुलेशंस के अभाव होने की वजह से इन लोगों को ठीक से उनकी वेलफेयर सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए या फिर उनको फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट के लिए इस तरीके की जो बेसिक कम्युनिटीज थी वो इनको नहीं मिल पा रही थी। इसके साथ साथ इनकी जिंदगी के साथ रिस्क भी काफी हद तक जुड़ी हुई थी क्योंकि निर्माण क्षेत्र में बहुत सारे कामों में बहुत हाई रिस्क में जॉब करनी पड़ती है। तो इस तरीके की रिस्क को कम करने के लिए और इंसान की जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सेक्शंस की कि सेक्शंस क्या क्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स क्या क्या बनाए हैं। तो इस वीडियो को हम तीन से चार पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे जिसके अंदर हम ओनली सेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट का कौन सा सेक्शन क्या कहता है वर्कर्स एवं उसकी सेफ्टी के लिए। तो आइए जानते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि पहला सेक्शन कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए जहां भी निर्माण क्षेत्र में हमारे वर्कर भाई काम कर रहे हैं उनके आसपास का क्षेत्र का मतलब कन्वीनियंटली वो आसानी से वहां पे जा सके आ सके, उस एरिया में पीने का पानी अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये पीने का पानी का जो पॉइंट है ये किसी भी 6 मीटर के एरिया में, जैसे आपने कोई साइड पे मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है या फिर कोई वॉशिंग प्लेस बना रखा है, उन सब से मिनिमम 6 मीटर दूर होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें उसके ऊपर डिस्प्ले भी करके रखना है ड्रिंकिंग वाटर। ये आपने उस लैंग्वेज में स्पेसिफाई करके डिस्प्ले करना है जिस लैंग्वेज को वहां के वर्कर सबसे ज्यादा समझ रहे हैं। हो सकता है लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही हो सकता है इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही हो सकता है वो हिंदी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हो। तो वो आपको अपने एरिया के हिसाब से, अपने वर्कर्स की लैंग्वेज की मेजॉरिटी के हिसाब से डिसाइड करना है कि किस लैंग्वेज में वो आपने डिस्प्ले करना है। उसके बाद आता है सेक्शन 33 के अंदर पॉइंट आता है लेट्रिन एंड यूरिनल्स का। चाहे वो निर्माण क्षेत्र है चाहे वो वर्कर्स की रहायशी एरिया है, वहां पे हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ लेट्रिन प्रोवाइड करवाने हैं और यूरिनल पॉइंट्स भी देने हैं। अगर हमारे पास वर्कर्स साइट पे वर्कर्स 50 से कम है तो यूरिनल पॉइंट्स अलग से देने की जरूरत नहीं है। वो आप जो टॉयलेट फैसिलिटीज दे रहे हो, जो लेट्रिन्स, मोबाइल लेट्रिन साइट पे आप प्रोवाइड करवा रहे हो, उसी के अंदर इंक्लूड रह सकता है। लेकिन अगर 50 से ज्यादा वर्कर साइट पे इन्वॉल्व है तो आपको यूरिनल पॉइंट्स अलग से देने पड़ेंगे। इस यूरिनल पॉइंट्स का और टॉयलेट्स का कितना होना चाहिए, इसका एक कंप्लीट चार्ट आप इसी वीडियो में आगे चलकर देखेंगे कि आपको कितने वर्कर्स पे कितने टॉयलेट्स और कितने यूरिनल पॉइंट्स देने। सेक्शन 34 इसमें आता है अकोमोडेशन, जो वर्कर्स की रिहाइश है। तो बीओसीडब्ल्यू एक्ट के हिसाब से ये रिहाइश के लिए जो जगह होगी, जो मकान होगा, वो एम्प्लॉयर को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है हर एक वर्कर को। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि वो नियर द कंस्ट्रक्शन साइट होना चाहिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो निर्माण क्षेत्र के अंदर भी नहीं होना चाहिए। नजदीक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने निर्माण क्षेत्र के अंदर ही लोगों को रिहाइश करवाएं या फिर रहने के लिए जगह दें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रिस्क रहती हैं। जैसे कहीं कोई कटआउट खुला हो सकता है, आने जाने की जीने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपने नीचे के लेवल पे वर्कर्स को ठहराया हो, ऊपर के लेवल पे कुछ काम चल रहा हो, वर्कर्स की मूवमेंट उस एरिया में विदाउट पीपीई के नहीं हो सकती। तो इसलिए हम उस एरिया को रिहायशी तौर पे नहीं ले सकते, लेकिन हमें रिहाइश देनी है नजदीकी एरिया में।
जो भी निर्माण क्षेत्र का नजदीकी एरिया हो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 के अंदर हम बात करते हैं क्रैच की। जहां भी हमारे निर्माण क्षेत्र में 50 से ज्यादा फीमेल वर्कर्स हमारे साथ एम्प्लॉयड है, वहां पे हमें एक क्रैच रूम को स्टैब्लिश करना है, उसे वेल मेंटेन करना है। वेल मेंटेन की अगर बात करें तो साफ सफाई, उसका वेंटिलेशन, उसका रख रखाव, ये सब चीजों का हमें वहां पे ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हमें वहां पे एक लेडी भी डिप्लॉय करनी है जो कि बच्चों की केयर कर सके। जो इस क्रैच के अंदर जिन बच्चों को रखा जाएगा उनकी उम्र 6 साल तक की रहती है। 6 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, आसपास की जो भी आसपास का स्कूल रहेगा, लेकिन 6 साल तक के बच्चे इस क्रैच में रखे जाएंगे। और उस लेडी को जो वहां पे केयर के लिए रखी गई है, उसको जो भी तनख्वाह बनती है वो एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाएगी, ना कि बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से। अब हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। सेक्शन 36 कहता है फर्स्ट एड। यह एक मैंडेटरी रेगुलेशन हो गया है। जो भी निर्माण क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारी रिस्क जुड़ी रहती है, उनके काम में बहुत सारे खतरे होते हैं, तो छोटी व बड़ी चोटें उन्हें लगती रहती है। तो जिन लोगों को भी निर्माण क्षेत्र में काम करते समय चोट लगती है, कंस्ट्रक्शन में काम करते समय चोट लगती है, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड फैसिलिटी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवानी है। इसका आप कंप्लीट चार्ट देखेंगे जिसके अंदर डिटेल्स दी होंगी कि फर्स्ट एड बॉक्स में आपको क्या क्या मटेरियल रखने हैं और कितने वर्कर्स के ऊपर कितने फर्स्ट एड आपको डिप्लॉय करने हैं, वह उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसका आप एक कंप्लीट चार्ट इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 37 की। सेक्शन 37 कहता है कैंटीन के बारे में। जैसे कि बहुत सारे वर्कर लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, काम करने हैं, उनकी अर्निंग काफी कम होती है। तो बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, ये हर एक उस कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि वो उन वर्कर को कम पैसे में अच्छा खाना या फिर जो उनकी जरूरी वस्तुएं हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए। इसीलिए हर एक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में जहाँ पे 250 से ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व है, वहां पे एक कैंटीन कंपनी की तरफ से खोली जाती है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे चलती है और बहुत ही लाइबल चार्ज, बहुत ही कम चार्जेस पे वर्कर्स को खाने पीने की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है सेफ्टी कमेटी के लिए जो भी हमारे निर्माण क्षेत्र के काम हो रहे हैं उनमें जहां 500 और इससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पे हमें एक सेफ्टी कमेटी बनानी है, सेफ्टी कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है। उस सेफ्टी कमेटी के पार्ट जो 50% से ज्यादा जो है वर्कर साइड से रहने चाहिए। मान के चलिए एक कमेटी के अंदर टोटल 10 लोग बने हुए हैं, तो उस 10 लोगों की कमेटी के अंदर 5 से ज्यादा लोग वर्कर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहने चाहिए जो कि वर्कर्स की समस्याओं को हमारे सामने रख रहे हों, और 5 से कम लोग एम्प्लॉयर की तरफ से होने चाहिए जो कि उन समस्याओं को सुनेंगे व उन समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ साथ आपको वहां पे सेफ्टी ऑफिसर भी रखना है। जहां 500 वर्कर्स वर्किंग में कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो भी आप एक कंप्लीट डिटेल शीट देखेंगे आगे इसी वीडियो में कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 39 की। सेक्शन 39 कहता है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। हमारे निर्माण क्षेत्रों में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो कोई एक ऐसी दुर्घटना जिसके अंदर कोई आदमी 48 घंटे तक काम पे नहीं आ सके। उदाहरण के लिए हम देखें तो अभी कोई आदमी ऊंचाई से नीचे गिर गया है, 10 मंजिल ऊंचाई से नीचे जमीन पे गिरा है और हमें पता चल गया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है या फिर उनकी जो मांसपेशियां हैं या फिर जो पसलियां हैं वो टूट गई हैं, तो अब वो आने वाले 10 दिन काम पे नहीं आ सकते या 1 महीना काम पे नहीं आ सकता। तो ऐसे केसेस में हमें इमीडिएटली वहां की अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है।
बिना किसी डिले के। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो आदमी 48 घंटे तक काम पे नहीं आ सकता, तो ऐसे केसेस में अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक परमिशन दी है, जो कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग एरियाज में जो निर्माण कार्य चल रहे होते हैं उनके अंदर सिचुएशन के हिसाब से अगर कई कुछ नए रूल फ्रेम करने पड़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ नए रूल ऐड करने पड़ रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो आप अगर राजस्थान में जाके किसी निर्माण क्षेत्र में काम करोगे तो वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ अलग है, वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट कुछ अलग है, तो वहां पे रूल्स कुछ डिफर हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप वही काम कश्मीर में जाके करते हो निर्माण क्षेत्र का, तो वहां का एनवायरनमेंट कुछ अलग हो सकता है, जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ अलग हो सकती है, तो इस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने कुछ अलग रूल्स उसके अंदर अमेंड किए हुए हैं। तो इस वजह से अपने एरिया की स्थिति के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि वो कुछ नए रूल्स उसके अंदर ऐड कर सकती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स और सेक्शंस बनाए हैं उनको वो डिल्यूट नहीं कर सकती, उनको वो खत्म नहीं कर सकती। वो सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया के लिए कुछ रूल्स ऐड कर सकती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 41। उसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ न्यू रूल्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद के लिए एक क्लॉज रखा हुआ है, ये एक्ट बन गया है, ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है, बट इसके साथ साथ आने वाले समय में कभी इसमें सुधार की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ नए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रूल ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसके लिए एक 5 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, और अगर वो कमेटी एडवाइस करती है किसी तरीके के नए चेंजेस की, कुछ नए रूल रेगुलेशंस ऐड करने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर कर सकती है। तो दोस्तों ये है आज के हमारे BOCW के सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 41 तक। ये सारे हमारे सेफ्टी के अंडर आते हैं और हमें इन्हें मैंडेटरली फॉलो करना होता है किसी भी निर्माण क्षेत्र के दौरान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सेक्शंस बड़े ध्यान से सुने होंगे और आपको कुछ चीजें भी समझ में आई होंगी। अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो, तो मेरी इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। हम अपने सिस्टम को सुधारने की या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में पूरा करेंगे, तो कई सारी चीजें अभी भी छुटी हुई हैं जो कि हम आने वाली 2 से 3 और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। धन्यवाद।